नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शशि शेखर है और आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये सेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्लोबल लेक हाउस आर्किटेक्चर ऑन एडब्ल्यूएस। इसका जो पूरा सार है वो ये है कि एडब्ल्यूएस में हम लोग एक ग्लोबल लेक हाउस कैसे बनाते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये क्यों चाहिए। सो जो लेक हाउस आर्किटेक्चर है इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दो चीज़ों से बना है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा लेक और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। जो डेटा लेक है एडब्ल्यूएस में उसके दो मेन कंस्ट्रक्ट हैं। एक है जो कि हम लोग बोलते हैं S3 स्टोरेज, जो कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है एडब्ल्यूएस की तरफ से। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडब्ल्यूएस लेक फॉर्मेशन। एडब्ल्यूएस जो लेक फॉर्मेशन है वो जनरली यूज़ होता है गवर्नेंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए। और जो S3 स्टोरेज है इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए। नो, जब हम लोग डेटा लेक की बात करते हैं और जब हम लोग S3 की बात करते हैं तो प्राइमरीली इसमें जो आता है डेटा वो सेमी स्ट्रक्चर्ड या टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। जब हम लोग बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, किस तरह का होता है, तो जनरली आप जो भी CSV फाइल होता है, एक्सेल फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, एक फ्लैट फाइल होता है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे सेमी स्ट्रक्चर्ड हैं। इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बट स्टिल आप इसके ऊपर क्वेरी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं उसका भी हम लोग बात करेंगे। देर इज़ अ सर्विस कॉल्ड एज एथेना, अभी नहीं किसी और सेशन में। और जो प्योरली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसमें आपके सारे जो ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, PDFs वगैरह हो गए, तो उस टाइप के जो डेटा जो जो डेटा होते हैं उनको हम लोग जनरली, इमेजेस वगैरह जो हैं इन सबको हम लोग जनरली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कैटेगरी में रखते हैं। तो डेटा लेक का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज होगा जिसमें इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड है कि इसमें दो तरह के मेन बकेट होंगे, इनफैक्ट तीन तरह के हम कहें। जो पहला बकेट है वो होगा रॉ रॉ बकेट हम लोग बोलते हैं उसको। रॉ बकेट का पूरा जो पर्पस होता है वो होता है कि जो भी डेटा अवेलेबल है और जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है उसको आप लाकर वहाँ पर स्टोर करें। जो सेकंड होता है वो होता है इंटरमीडिएट डेटा और यू कैन से स्टेजिंग बकेट, जहाँ पे आके आप डेटा क्लिनजिंग वगैरह, डेटा क्वालिटी वगैरह अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पर लाकर डेटा को आप स्टोर करते हैं। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो रॉ डेटा बकेट जो है और स्टेजिंग डेटा बकेट जो है इसका कोई अभी उतना यूजेज नहीं है, वो अभी डेटा ही है आपके लिए। और फिर फाइनली जो है आप ETL वगैरह लगा के उसमें कोरिलेशंस वगैरह लगा कर, एग्रीगेशंस वगैरह लगा कर, रिलेशंस बिल्ड करके फाइनली आप उसको एक प्रोसेस बकेट में डालते हो। तो इस तरह से जो है डेटा लेक जो है वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इन सारे डेटा को आप प्रोसेसिंग करके फाइनली आप एक प्रोसेस बकेट में रखते हो। डेटा लेक एक तरह से आपके लिए एक स्टेजिंग एरिया हो जाता है, क्योंकि जब आप डेटा इंजेक्शन करते हो, जब हम आउटसाइड इन व्यू देखते हैं, जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से जब आप डेटा लेकर इनसाइड लेकर आते हो और अपने डेटा लेक में लेकर आते हो, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ इंजेक्शन मैकेनिज्म लगाते हो। कहीं पे आप स्ट्रीमिंग लगाते हो, कहीं पे आप ETL लगाते हो, कहीं पर आप डेटा सिंक वगैरह लगाते हो, कहीं कहीं पे आप फाइल सिस्टम बेस्ड करते हो, FTP बेस्ड करते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से आप डेटा को इंजेस्ट करते हो और वो डेटा आप लाकर आप डेटा लेक में स्टेज करते हो, रखते हो। और फिर जैसे मैंने बताया कि प्रोसेसिंग वगैरह करके आप उसको एक प्रोसेस बकेट में रखते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आपके स्ट्रक्चर्ड या जो डेटा आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड हैं, अब उसको आपको यूज़ करना है, राइट। यूज़ करने के लिए जो डेटा है, जो डेटा लेक में जो डेटा है उसके काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं जहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो।
और जो भी आप फर्दर स्ट्रेटजी डिफाइन करते हो वो इस यूसेज के ऊपर ही डिफाइन करते हो। हम लोग पहला एक यूज केस लेकर चलते हैं जहाँ की आपको इनसाइट्स निकालने हैं। आपको यू हैव टू अप्लाई डेटा एनालिटिक्स, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स वगैरह आपको अप्लाई करते हैं ना। उस केस में क्या है, आपको हमेशा ये बेटर होता है कि जब आप डैशबोर्डिंग कर रहे हो, जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हो, तो ये सारे जो है दिस इज़ वेरी मच मोर कन्वीनियंट व्हेन यू आर डूइंग इट इन सम सॉर्ट ऑफ डेटाबेस काइंड ऑफ इंजन। क्योंकि फ्लैट फाइल CSV है, TXT है, PDF है, इन सब में आप नहीं कर सकते हो, ये सब बहुत मुश्किल है करना। तो इवन दो आपने प्रोसेसिंग किया और आपने प्रोसेस बकेट में रखा, बट स्टिल उसमें जब आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, डैशबोर्डिंग कर रहे हो, जब आप लूपिंग कर रहे हो, जब आप एग्रीगेशंस वगैरह अपने अपने डैशबोर्ड में दिखाते हो, तो बेटर होता है कि उसको आप एक एक डेटाबेस इंजन में आप उसको पोर्ट करो, और वहाँ पर रोल आ जाता है वेयर हाउस का। तो जब हम लोग बात करते हैं डेटा वेयर हाउस का, तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने जो डेटा प्रोसेस्ड किया उस डेटा को हम लोग वहाँ पर लोड करते हैं। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले डेटा लेक में लाना है, स्टेजिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, और फिर आपको जो है डेटा वेयर हाउस में लेकर जाना है। आप डायरेक्टली भी लेकर जा सकते हो डेटा वेयर हाउस में। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, आपका डेटा का स्टेट कैसा है। अगर आपका डेटा का स्टेट ऐसा है, सुटेबल है कि आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर पोर्ट कर लो इन द डेटा वेयर हाउस, फिर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन डेटा वेयर हाउस के अपने भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल डेटा क्लिनजिंग, डेटा क्वालिटी। ना ये सब चीज़ जो है ये बेटर आप मैनेज कर सकते हो जब आप डेटा को एक स्टेजिंग एरिया में रख रहे हो और वहाँ पर आप रूल्स को अप्लाई कर रहे हो। और वो स्टेजिंग एरिया क्या है? वो डेटा लेक है। सेकेंड आपका जो है वो ये भी है कि डेटा वेयर हाउस में सारा जो डेटा है उसको रखने का ज़रूरत नहीं है। एट एंड ऑफ द डे डेटा वेयर हाउस जो है वो कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं बना है, वो जनरली हॉट एंड वार्म डेटा के लिए बना है। इनफैक्ट वार्म भी थोड़ा हम कम ही बोलेंगे, हॉट डेटा के लिए बना है जिसका कि आपको रियली में ज़रूरत है फॉर योर बिजनेस इनसाइट्स। थर्ड जो चीज़ है कि जो डेटा वेयर हाउस है वो इट इज़ नॉट मेंट फॉर फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स। ये हाई थ्रूपुट के लिए बना है, मतलब कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए बना है, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के लिए बना है। बट उसमें आप अगर फ्रीक्वेंट अपडेट्स करोगे, फ्रीक्वेंट डिलीट्स करोगे, फ्रीक्वेंट CRUD अपना जो ऑपरेशन वो चलाओगे, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ यूजिंग द डेटा वेयर हाउस। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप एक स्टेजिंग रख रहे हो, वहाँ पे आपको जितना भी ये सब करना है, अपडेट करना है, सब कुछ करना है, आप उसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेटा वेयर हाउस में लाकर जब आप डेटा को रख रहे हो तो आप इतना आपको रखना पड़ेगा इस स्टेट में कि नाउ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप क्वेरी बिल्ड कर रहे हो, आप जॉइंस कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो, और फाइनली आप एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट वगैरह जो है वो आप तैयार कर रहे हो। तो डेटा वेयर हाउस का रोल जो है वो यहाँ आ गया। तो लेक हाउस में जब मैंने शुरू किया था डिस्कशन तो मैंने ये चीज़ कहा था कि लेक हाउस का मतलब है कि आप डेटा लेक और आप जो है डेटा वेयर हाउस दोनों को मिलकर एक आप लेक हाउस बनाते हो। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल, सबसे जो उसका मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि द पॉइंट ऑफ एक्सेस इज द वेयर हाउस, इज योर डेटा वेयर हाउस, जो कि रेडशिफ्ट है। तो रेडशिफ्ट को कहा जाता है कि ये आपका पॉइंट ऑफ एक्सेस है, यहाँ से आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करो ना। अगर आप अपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये चीज़ भी कहा था कि डेटा वेयर हाउस को में जनरली आप हॉट डेटा रखो। इसका मतलब है कि जो मेरा वार्म डेटा है, जो मेरा उतना फ्रिक्वेंटली यूज डेटा नहीं है, डेटा वो चाहिए होगा, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल डेटा, वो चाहिए होगा मुझे डैशबोर्डिंग रिपोर्टिंग्स के लिए, BI एनालिटिक्स के लिए, लेकिन वो हॉट डेटा नहीं है, वो वार्म डेटा है, मुझे उतना फ्रिक्वेंटली नहीं चाहिए होगा। तो रेडशिफ्ट में जो है स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है, और रेडशिफ्ट बोलता है कि उसमें आप लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर करो
और जो भी आपके वार्म डेटा है वो अपने आप जो है वो रेडशिफ्ट से निकल कर चला जाएगा डेटा लेक में, एंड इट विल बी गेट स्टोर्ड देयर इन द डेटा लेक। और रेडशिफ्ट जो है वो आपका सिर्फ हॉट डेटा को रखेगा, एंड दिस हॉट एंड वार्म डेटा का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लाइफ साइकिल जो स्टेज है, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ आप जब क्वेरी कर रहे हो, आप कोई एडवांस एनालिटिक्स की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस समय जो है आप यू आर नॉट गोइंग सेपरेटली टू योर डेटा लेक एंड योर वेयर हाउस, आप डेटा वेयर हाउस के पास ही जा रहे हो। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी एंड द टाइमलाइन ऑफ द डेटा दैट यू नीड, वेयर हाउस विल फाइंड आउट कि ये डेटा जो है, इज इट अवेलेबल इन द डेटा वेयर हाउस विच इज़ द रेडशिफ्ट, और इज इट अवेलेबल इन द डेटा लेक विच इज़ द S3 स्टोरेज। ये इंफॉर्मेशन, ये मेटा इंफॉर्मेशन रेडशिफ्ट अपने पास मैनेज करता है, मेंटेन करता है, और ये आपको वहाँ से डेटा लेकर आएगा और आपको वो आउटपुट देगा विदाउट ट्रांसपेरेंटली, विदाउट नोइंग कि ये डेटा जो था विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर हॉट एंड वार्म डेटा, ये सिर्फ रेडशिफ्ट से आ रहा है या रेडशिफ्ट प्लस डेटा लेक S3 स्टोरेज से आ रहा है। एंड दैट्स वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट अराउंड द लेक हाउस आर्किटेक्चर इज कि पहले जो था ये पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेटेड था। इसका मतलब कि आपको बिल्ड करना पड़ता था कि मेरा ये डेटा का लाइफ क्या है, मेरा ये डेटा का बिहेवियर क्या है, मुझे ये डेटा लेक से मिलेगा या मुझे ये जो है डेटा वेयर हाउस से मिलेगा। नाउ विद दिस थिंग, लेक हाउस आर्किटेक्चर, आपकी जो क्वेरी पॉइंट है वो हमेशा डेटा वेयर हाउस है, और डेटा वेयर हाउस फाइंड आउट कर रहा है कि ये डेटा लेक से मिलेगा या डेटा वेयर हाउस से मिलेगा। इफ आई गो बैक टू द अदर एग्जाम्पल विच इज AIML के वर्ल्ड में अगर हम चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को डेटा मॉडलिंग, मॉडल वगैरह और एल्गोरिथम्स के ट्रेनिंग वगैरह वो सब चीज़ हो जाता है। वो सब चीज़ आप जो है वो डेटा लेक में करो। बट नाउ अगेन विद द लेक हाउस आर्किटेक्चर, रेडशिफ्ट ऑल्सो सपोर्ट्स ML ट्रेनिंग, जो मॉडल ट्रेनिंग करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग का, दैट इज समथिंग विच इज़ पॉसिबल नाउ ऑन द रेडशिफ्ट ऑल्सो। तो आप उसको रेडशिफ्ट में भी कर सकते हो। इसका मतलब कि रेडशिफ्ट विल मैनेज इट। रेडशिफ्ट जो है वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा का अगर ट्रेनिंग है तो वो आप रेडशिफ्ट से डायरेक्टली कर सकते हो, और रेडशिफ्ट अगेन हॉट ऑन वार्म डेटा को मैनेज करेगा। हाँ, अगर आपके इमेजेस हैं, वीडियोस जिसका आपको ट्रेनिंग करना है, देन प्रोबेबली द बेस्ट वे इज कि यू डायरेक्टली डू द ट्रेनिंग ऑन योर डेटा लेक इटसेल्फ, जहाँ की आपके इमेजेस या वीडियोस स्टोर्ड है। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था लेक हाउस का। देर आर मेनी मोर थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप मुझे पोस्ट करें, मुझे आप कमेंट करें, एंड आई वुड बी हैप्पी टू क्वेरी आंसर योर क्वेरीज। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।